हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज हमें देखना है क्वेश्चन ऑन होमोमॉर्फिज्म। तो आप लिखेंगे प्रूव दैट द मैपिंग एफ from G to G dash is homomorphism where G आपको दिया हुआ है GL2R अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड G डैश आपको दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑल्सो फाइंड कर्नल एफ। क्या कह रहा है आपको एक मैपिंग दिया हुआ है एफ जो लग रही है जी से जी डैश पर। अब यहां पे देखो, जो मेरा जी है ये क्या है, सेट है GL2R का, मतलब जनरल लीनियर ग्रुप है ये, है ना। जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर क्या है, ये आपको देता है कितने ऑर्डर का, इसके अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, यानी इसके अंदर आएंगे मैट्रिक्स यानी मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2x2 के मैट्रिक्स आएंगे जिनके अंदर एंट्री कैसी होंगी, रियल। और GL2R के अंदर वही मैट्राइसेस आते हैं जिनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी सिंगुलर होते हैं क्या, नहीं होते, होते हैं। ये आपको दिया हुआ है ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहां से आप आ रहे हैं जी डैश पे। जी डैश पे क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, सॉरी यहाँ पे मैंने रैशनल नंबर लिख दिया, यहाँ पे रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर दिया हुआ है अंडर मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आर स्टार से मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, सब रियल नंबर बस जीरो को छोड़ के। ये आपको ग्रुप दिया हुआ है अंडर मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों के बीच में आप लगा रहे हैं मैपिंग, तो ये आ गया एफ। अब आप एक चीज बताइए, GL2R ये क्या आएंगे, इसके अंदर क्या आएंगे, मैट्राइसेस आएंगे जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। तो आप मैट्रिक्स ए आ सकता है, मैट्रिक्स बी आ सकता है, और मुझे पता है इनके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। फिर इनकी हम मैपिंग करेंगे जब हम ए पे एफ लगाएंगे। अब हमें एक ऐसी मैपिंग डिफाइन करना है कि जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से मुझे एक नॉन जीरो रियल नंबर मिले। अब नॉन जीरो रियल नंबर क्या क्या मिल सकते हैं हमें, वहां पे पॉजिटिव मिल सकते हैं, नेगेटिव मिल सकते हैं, है ना, बस जीरो नहीं आना चाहिए। तो आप एक चीज देखो, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो तो पक्के में आएंगे ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करूं कि इसमें क्या हो जाएगा, उसका क्या लगेगा, डिटर्मिनेंट लगेगा। तो ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी का डिटर्मिनेंट ऑफ बी, आई का डिटर्मिनेंट ऑफ आई, डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या होता है, 1 होता है। तो आप देखिए ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि हमें जब भी हम एफ लगाते हैं हमें एक ना एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है। तो आप लिखेंगे लेट, हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, लेट अस डिफाइन अ मैपिंग, क्या रहेगा, एफ जो आ रहा है जी से जी डैश, किस तरीके से, सच दैट कि एफ ऑफ ए की वैल्यू रहेंगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी। ऐसा क्यों लिखा, ये चीज समझ में आई ना।
हमेशा आप मैपिंग किसके बीच में लगा रहे हैं यहाँ पे, जी और जी डैश के बीच में, तो मैपिंग किस पे लगेगा, ए की मैपिंग आएगा जी डैश पे, बी की मैपिंग लगाओगे तो आएगा जी डैश में। मतलब आप एफ किस पे लगाएंगे, ए पे, बी पे, आई पे, और जी पे हर एक एलिमेंट कैसे है, मैट्रिक्स है। तो चलो मैंने जी के एलिमेंट पे फंक्शन लगाया, तो मुझे क्या मिलेगा, उसका डिटर्मिनेंट मिलेगा। और देखो मैपिंग होने के बाद डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू, डिटर्मिनेंट या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा क्योंकि ये जनरल लीनियर ग्रुप है, इस पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। ये चीज समझ में आया पक्के में। हम यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे हियर हमारा जी क्या है, जी है मेरा GL2R अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और मेरा जी डैश है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। और अच्छा एक चीज बताओ, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। तो देखिए जैसे ही मैंने जी के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैपिंग लगाया तो मुझे क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1, और 1 क्या ही रहेगा मेरे लिए, इसका जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। तो क्लियरली 1 is the identity element of G डैश। ये क्यों लिख के रख रहा हूं, क्योंकि मुझे कर्नल की भी वैल्यू निकालना है आगे जाके। ये चीज समझ में आई, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हमें प्रूव करना है ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या प्रूव करते थे कि एफ ऑफ ए बी अगर इक्वल आ जाए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी, तो हम इसे बोल सकते हैं ये क्या हो जाता है, होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। तो चलो दो आर्बिट्ररी एलिमेंट में ले लेता हूं जी के, सस्ते सुस्तर सस्ते साफ टिकाऊ कौन से हो गए, ए और बी। तो आप लिखेंगे लेट ए और बी ये दो एलिमेंट हो जाए जी के, बी आर्बिट्ररी एलिमेंट, यानी मैंने रैंडमली दो एलिमेंट जी से उठा लिया तो जी के एलिमेंट पे मैपिंग लगेंगी। तो देयरफॉर अगर मैं एफ ऑफ ए निकालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड एफ ऑफ बी निकालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएंगी। कैसे, बाय डेफिनेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा हूं यहाँ पे फंक्शन को इस तरीके से कि जी का मैं कभी भी एलिमेंट लूंगा तो मेरा जी डैश में एलिमेंट क्या बनेगा, उसका डिटर्मिनेंट बनेगा। बन गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया। चलिए, एस ए और बी किसके एलिमेंट है, जी के, एंड जी इज अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अंदर जी क्या है, यहाँ पे ग्रुप है, तो A इंटू बी भी किसके अंदर आएगा, जी के अंदर, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फिर से डेफिनेशन लगाओ, तो देयरफॉर ये जी के एलिमेंट में जैसे मैं इसकी मैपिंग लूंगा इमेज क्या फॉर्म होंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ए बी भी ए के मैट्रिक्स बनेगा इसका जब मैं मैपिंग लूंगा है। अगर ए एलिमेंट, ए और बी दोनों एलिमेंट है जी के, तो ए इंटू बी भी एलिमेंट रहेगा जी का, तो इसकी जैसी मैं मैपिंग लगाऊंगा तो जी डैश में इसकी इमेज क्या बनेंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बनेंगी। और ये प्रॉपर्टी याद है, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ही लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते पक्के में। तो बताइए आपको क्या मिला यहाँ पे, फंक्शन की वैल्यू ए इंटू बी पे ये मिली डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो वैल्यू है फंक्शन ऑफ ए की, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो वैल्यू है फंक्शन ऑफ बी की। और ऐसा आपको आ रहा है ए एंड बी आर ऑल्सो, ए एंड बी आर आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, ऑल्सो ए एंड बी आर आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। और जो चीज आर्बिट्ररी एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो जाती है वो सबके लिए ट्रू होती है। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ ए बी की वैल्यू आ गई एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। आप चाहते हैं यहाँ पे ऐसा पॉइंट दिखा सकते हैं, आएगा पक्के में।
किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एफ ऑफ ए बी क्या है, ए है मैट्रिक्स, बी है मैट्रिक्स। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या देगा, एक नंबर देगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या देगा, एक नंबर देगा। यानी एफ ऑफ ए भी एक नंबर है, एफ ऑफ बी भी एक नंबर है। तो देखो यहाँ पे दो रियल नंबर्स का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे रियल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, है। तो आप कह सकते फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी, ये चीज ट्रू रहेंगे। देयरफॉर एफ इज होमोमॉर्फिज्म। इजी था, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? क्या याद रहना चाहिए आपको, बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए GL2R क्या होता है। हमें एफ एक मैपिंग दी थी जी से जी डैश, तो हमने ले लिया। हमें इसे डिफाइन करना है इस तरीके से कि मैं मैट्रिक्स से सीधा किस पे पहुंचूं, रियल नंबर पे। मैट्रिक्स से रियल नंबर पे जाना सबसे आसान चीज क्या है, डिटर्मिनेंट ले लो, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैपिंग को इस तरीके से डिफाइन किया कि जैसे ही मैं मैपिंग लूंगा किसी भी मैट्रिक्स की, तो मुझे क्या मिलेगा, उसका डिटर्मिनेंट मिलेगा। और ऐसे करके मैंने पूरी मैपिंग को कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब मेरा यहाँ पे जी था GL2R। GL2R होता है ग्रुप हर वो 2x2 मैट्रिक्स का जिस पे एंट्री आ रही है रियल, और वो कैसा है, नॉन सिंगुलर, यानी उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आएगा पक्के में। तो अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ये ग्रुप होता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। फिर हमें जी डैश क्या दिया हुआ है, जी डैश दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स दिया हुआ है। तो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, हर रियल नंबर आएगा बस जीरो को छोड़ के। और ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, करता है पक्के में। तो हमने ये चीज सॉल्व की। यहाँ पे हमने जी के दो रैंडम एलिमेंट लिए, ए और बी। तो मैंने ए और बी रैंडम एलिमेंट ले लिया। तो लेट ए एंड बी बिलोंग टू जी, बी आर्बिट्ररी एलिमेंट। फंक्शन को मैंने कैसे डिफाइन किया हूं कि जैसे ही मैं इन मेट्राइसेस की इमेज ढूंढूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इनका डिटर्मिनेंट। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एफ ऑफ बी की वैल्यू आएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएंगी। ए बी दोनों एलिमेंट है जी के, और जी क्या है, ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो ए इंटू बी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ये भी किसके अंदर आएगा, जी के अंदर। जी के किसी भी एलिमेंट की अगर मैं इमेज लूंगा तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट उसका। तो मैट्रिक्स था ए बी, तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या रहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक नंबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी एक नंबर है ना। तो दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के दोनों नंबर जीरो नहीं होंगे। ये चीज समझ में आया ना। आप चाहते हैं यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, वेयर determinant of A is also not equals to 0, determinant of B is also not equals to 0, क्योंकि ये GL2R के अंदर जो मैट्रिक्स एलिमेंट आते हैं मैट्रिसेस वाले, वो कभी भी नॉन सिंगुलर होते हैं। याद रहेगा पक्के में, ये चीज समझ में आई सबको। फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लिखा एफ ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी को लिखा एफ ऑफ बी। देखो एफ ऑफ ए बी यानी मैट्रिसेस को मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। एफ ऑफ ए यानी हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एफ ऑफ बी हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी। दोनों नंबर्स है, राइट हैंड साइड में नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा। और ए और बी कैसे लिए थे आपने, आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए थे, रैंडमली लिए थे। तो जो चीज रैंडम एलिमेंट आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ट्रू होती है वो सबके लिए ट्रू होती है। तो एफ ऑफ ए बी इक्वल आएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी से, यानी क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। हो गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्वेश्चन खत्म हुआ क्या, नहीं। अब हमें निकालना है कर्नल एफ की वैल्यू। क्या निकालना है मुझे, कर्नल एफ की वैल्यू ना, मुझे चाहिए कर्नल एफ चाहिए। अब बताओ कर्नल एफ के अंदर आप एलिमेंट कहां से लेंगे, जी से। तो कर्नल एफ के अंदर एलिमेंट आते हैं जी के। किस तरीके से, कि जब मैं इस पे मैपिंग लगाऊं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। और जी डैश क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। ये आ रहा अंडर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी नंबर क्या होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये चीज कैसे लिखे समझ में आया ना आपको। तो अगर मैं लिख रहा हूं लेट ए ये एलिमेंट हो
जी का बी आर्बिट्ररी एलिमेंट, सॉरी ए बिलोंग टू कर्नल एफ, ऐसा लिखेंगे, ए बिलोंग टू कर्नल एफ। ये मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया कर्नल एफ, मिटा के लिख देता हूं, लेट ए एक एलिमेंट है कर्नल एफ का, बी आर्बिट्ररी एलिमेंट आएगा। ए अगर एलिमेंट है कर्नल एफ का तो आपको पता है देयरफॉर जैसे ही मैपिंग लगाऊंगा मैं ए पे, मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। मैपिंग लगा रहा हूं एफ ऑफ ए की वैल्यू, बताओ क्या आएंगी, एफ ऑफ ए की वैल्यू आएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, वो क्या रहता है, 1 रहता है। मतलब मेरे कर्नल के अंदर हर वो एलिमेंट आएंगे जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएंगी, 1 आएगी। तो यहां से मेरा कर्नल क्या बना, देयरफॉर कर्नल एफ मेरा बना हर वो ए जो एलिमेंट है जी का जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएंगी, 1 आएंगी। और अगर आप लोगों को याद हो Gl2R के वो मैट्राइसेस जिनके डिटर्मिनेंट होता है 1, वो आते हैं किसके अंदर, Sl2R के अंदर आते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप के अंदर आते हैं। तो Sl2R के अंदर कौन से मैट्राइसेस आते हैं, 2x2 के मैट्रिक्स जिनमें रियल एंट्री है, जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर कर्नल एफ ये इक्वल आ जाएगा Sl2R से। आ गया, समझा आपको, क्योंकि यहां पे हर एक वो एलिमेंट आएगा कर्नल के अंदर जो Sl2R के अंदर आता है। पक्के में समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, किस तरीके से लिखे इसे समझ में आ रहा है ना आपको। आपके कर्नल के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो जाके मैप करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश से, करते हैं। तो मैंने ए एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया कर्नल एफ का, तो जैसे ही मैं इसकी मैपिंग लूंगा तो एफ ऑफ ए क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। जी डैश एक ग्रुप है नॉन जीरो रियल नंबर का अंडर मल्टीप्लीकेशन, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। तो एफ ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएंगी 1। तो मतलब मेरे कर्नल एफ के अंदर हर वो एलिमेंट आएगा जी का जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1। आ रहा है, ऐसे में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज कर्नल एफ के अंदर ए एलिमेंट आएंगे Gl2R के अंदर से जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेंगी 1, क्योंकि G क्या है, G ग्रुप है किनका, Gl2R का, समझ में आया। और Gl2R का एक ऐसा सबसेट जिसमें हर एक जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, वो क्या होता है, Sl2R होता है। तो यहाँ पे कर्नल एफ इक्वल आ गया Sl2R से। उम्मीद है आप पिछले लेक्चर देख के आ रहे होंगे, तो आपको Gl2R Sl2R में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले, याद है ना। तो Gl2R के अंदर हर वो मैट्रिक्स आता है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। Sl2R के अंदर हर वो मैट्रिक्स आता है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 हो। याद रहेगा पक्के में, इजी था क्वेश्चन, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, show that the mapping f जो लग रही है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन से, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड बाय f of x equals to mod of x for every x belonging to non-zero integers is a homomorphism, is a
homomorphism where R star is set of all non-zero real numbers. Also find कर्नल F। अब देखिए आपको एक मैपिंग दे रहा है, कहां से कहां तक, G से G तक सेम दे रहा है, R स्टार मल्टीप्लीकेशन R स्टार मल्टीप्लीकेशन, यानी सेम ग्रुप दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे अगर मैं इसे G से डिनोट करूं, इसे भी G से डिनोट करूं, तो G से G ये मेरी मैपिंग जा रही है, इसे मैं नाम देता हूं F। G क्या है, R स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन R स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो इसके अंदर क्या आएंगे, हर एक रियल नंबर्स आएंगे। तो अगर यहाँ पे A है, B है, फिर इसके बाद एक रियल नंबर जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएगा वो क्या रहेगा, 1 है। तो इस पे जैसे ही मैं मैपिंग लगाऊंगा तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ए, ये भी इक्वल आएगा कैसे, अब देखो यहाँ पे मैपिंग दिया हुआ है मॉड की, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए की वैल्यू आएंगी मॉड ए, एफ ऑफ बी हो जाएगा, है ना। बी की मैपिंग क्या आएंगी, एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आएंगी, मॉड बी आएगी पक्के में। इस तरीके से आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे फॉर एवरी एक्स विच बिलोंग्स टू आर। ये चीज आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन। हियर एफ मुझे एक मैपिंग दी हुई है, किससे किस पे, आर स्टार डॉट से आर स्टार डॉट तक दी हुई है, डॉट दोनों सेम बनाना। डिफाइंड बाय कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रहेंगी मॉड ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर स्टार। हमें प्रूव करना है ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो सीधी सी बात है, हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए बी की वैल्यू आ जाएंगी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी से। अगर हम ये प्रूव कर पाए तो ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, दो रैंडम एलिमेंट ले लेंगे यहाँ के। तो आप लिखेंगे लेट ए और बी, ये दो रैंडम एलिमेंट में ले लेता हूँ सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर से ले लेता हूँ। तो ए और बी अगर आर स्टार के हैं एलिमेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल है मॉड ऑफ एक्स से, तो एफ ऑफ ए इक्वल आ जाएगा मॉड ऑफ ए से, एंड एफ ऑफ बी इक्वल आ जाएगा मॉड ऑफ बी से। आ गया। ऑल्सो ए और बी ये क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। तो एफ ऑफ ए इंटू बी, ये कैसे, ए इंटू बी भी किसके अंदर आएगा, आर स्टार के अंदर। क्यों लिखा है तो समझ में आया ना। दो नॉन जीरो रियल नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नॉन जीरो रियल नंबर। तो ए इंटू बी, ये भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप बताइए, फिर इस पे जैसे ही मैं लगाऊंगा तो एफ की वैल्यू ए इंटू बी पे क्या आएगा, एफ ऑफ ए इंटू बी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी मॉड ऑफ ए इंटू बी आएगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज बताइए, मॉड ऑफ ए इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ ए इंटू बी को मैं लिख सकता हूं मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकता हूं। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, मॉड ए है मेरा एफ ऑफ ए इंटू मॉड बी है मेरा एफ ऑफ बी। हो रहा है, एंड ए एंड बी आर आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। ए और बी मैंने कैसे उठा लिया था, ऐसे ही आर्बिट्ररीली उठा लिया था। तो जो चीज आर्बिट्ररी एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो रही है वो सबके लिए भी ट्रू होगी। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एफ ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू आएंगी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी फॉर एवरी ए कमा बी बिलोंगिंग टू आर। आ रही है। तो ये सबके लिए ट्रू हो रहा है, हर एक नॉन जीरो रियल नंबर के लिए वैल्यू कैसी हो रही है,
ट्रू हो रही है, तो आप क्या बोल सकते हैं, आपका एफ कैसा हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो देयरफॉर एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो उम्मीद है होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होंगी। यहाँ पे फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स आ गया मेरे लिए मेरा मॉड ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर स्टार आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे हमने ए और बी दो एलिमेंट लिए, आर के ले लिए, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आएंगी डिटर्मिन मॉड ऑफ ए, एफ ऑफ बी की वैल्यू आएंगी मॉड ऑफ बी आएगी। अगर ए और बी एलिमेंट है आर स्टार के, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी किसके अंदर आएगा, आर स्टार के अंदर, क्योंकि ये ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये आर स्टार का एलिमेंट है तो एफ ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आएंगे, डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए इंटू बी, मॉड ऑफ ए इंटू बी क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए एफ ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी एफ ऑफ बी आएगा। ए और बी हमने आर्बिट्ररली चूज किया था, तो जो चीज आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए ट्रू होगी वो सबके लिए ट्रू होती है। अब फिर से देखिए, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कर्नल निकालना है। कर्नल निकालने के लिए मुझे क्या पता रहना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट जी डैश का, है ना, इस साइड का हमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलिए बताइए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो सकता है, आपको रियल नंबर दिख रहा है अंडर मल्टीप्लीकेशन, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1 होता है। तो आप लिखेंगे नाउ लेट एक्स, ये मेरा एलिमेंट हो जाए कर्नल एफ का, ले लो अब डायरेक्ट लिखो ना, एक्स एलिमेंट हो गया मेरा कर्नल एफ का, मतलब मैं जब भी मैपिंग लगाऊंगा एक्स, यहाँ पे बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट है, सब लिख दो बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, तो मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स ले लिया। तो जब भी कर्नल की खासियत क्या होती, जब भी आप मैपिंग लगाते इस एलिमेंट में, तो अगर आप जी में मैपिंग लगा रहे हैं और आपको जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट लगे, अब यहाँ पे भी जी था यहाँ पे भी जी था, तो मैपिंग लग रही जी से जी, तो हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू का ऐसे इक्वल आनी चाहिए, 1 से इक्वल आनी चाहिए। तो कर्नल के अंदर हर वो एलिमेंट आएगा जिसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। अब आप बताओ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे लिए, एफ ऑफ एक्स है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स की वैल्यू आनी चाहिए 1। ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ सकती, एक है एक्स की वैल्यू अगर 1 लोगे, 1 का डिटर्मिनेंट भी होता है 1, और -1 लोगे तो -1 का भी डिटर्मिनेंट होता है 1 है, और दोनों के दोनों क्या है मेरे लिए, रियल नंबर है नॉन जीरो रियल नंबर। तो आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर कर्नल एफ के अंदर दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक है 1 दूसरा है -1। कर्नल निकालना बहुत आसान है, कब तक, जब तक आपको जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट पता है। अगर जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं पता तो क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आपको जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट पता है तो आप बड़े आराम से इससे निकाल सकते हो। तो एक्स एलिमेंट अगर कर्नल एफ का, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1। एफ ऑफ एक्स का ऐसे डिनोट किया हमने मॉड ऑफ एक्स से, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 कौन कौन से नंबर के लिए हो सकती है, एक्स के जगह 1 रखो, 1 का मॉड 1 होता है, एक्स के जगह -1 रखो, -1 का भी मॉड 1 होता है। तो दो नंबर आ रहे हैं हमारे, ये दोनों हमें किससे जाके मैप कर रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट से जा रहे हैं। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, मेंशन कर दिया करो ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। अच्छा हमने जी नहीं लिया है ना, हमने जी यहाँ पे डाला है क्या कहीं पे, नहीं जी नहीं डालता, आप दिखाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये लिख दिया करो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 ही क्यों लिया, क्योंकि 1 क्या है हमारे लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन इस ग्रुप के लिए आएगा। इजी है, उम्मीद है वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया होंगे, वाले क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरम वगैरह सब पढ़ के आए हैं, तो हमारे कंसेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर है। चलिए अब एक थोड़ा सा जबरदस्त वाला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट
द मैपिंग एफ जो लग रही है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन से Zn अंडर एडिशन मॉड्यूलो n से such that f of x की वैल्यू रहेंगी रिमाइंडर when x is divided by n is a homomorphism. Also find kernel f. Also find kernel f. अब देखिए आपको यहां पे क्या बोल रहा है f ऑफ x आपको बोल रहा है जो मैपिंग है f जो लग रही है इंटीजर अंडर एडिशन और zn क्या रहता था पहले n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n ये क्या है यहाँ पे f ऑफ x इस तरीके से है कि आपको f ऑफ x की वैल्यू लेना है रिमाइंडर जब आप x को डिवाइड करेंगे n से उसकी वैल्यू ये क्या आना चाहिए होमोमॉर्फिज्म आना चाहिए और आपको फाइंड करना है यहाँ पे कर्नल f की वैल्यू फाइंड करना है तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन में मैं पहले इनको जी डैश से डिनोट कर देता हूँ ताकि बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े तो लेट जी से मैं डिनोट कर देता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड जी डैश से डिनोट कर देता हूँ फर्स्ट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n है ऐसा दिया हुआ है हमें फिर यहाँ पे दिया हुआ है हियर f ये मेरी मैपिंग है किससे किस में g से g डैश में किस तरीके से कि जब आप सच दैट f ऑफ x की वैल्यू आएंगी रिमाइंडर when x is divided by n तो मैं इसे ऐसा लिख देता हूं दैट इज f ऑफ x की वैल्यू आएंगी r मैंने उसको दिखा दिया एज अ रिमाइंडर कहाँ जहां पे r की वैल्यू रहेंगी 0 विच इज लेस देन इक्वल्स टू r विच इज लेस देन n लिखते हैं ऐसा आपको रिमाइंडर याद है ना आप हर एक नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हर एक नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर तो डिविडेंड कौन सा नंबर होता है जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं किसको डिवाइड कर रहे हैं हम x को डिवाइड कर रहे हैं तो आ गया डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर डिविजर क्या होता है वो नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं किससे डिवाइड कर रहे हैं n से इनटू क्वोशिएंट तो क्या है क्या पता q लिख देते हैं प्लस रिमाइंडर तो आ गया r आ गया पक्के में समझा जहां पे आपकी ये जो वैल्यू होती है n और q ये क्या होते हैं हमारे लिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं है ना पॉजिटिव इंटीजर्स यानी और r की वैल्यू 0 और n के बीच में 0 हो सकती है लेकिन n नहीं हो सकती याद रहेगा पक्के में तो ये वाले फॉर्मूला तो लिखना सबको आता ही होगा तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि इसकी वैल्यू काय से इक्वल रहेंगी r से इक्वल रहेगी किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं किस तरीके से लिखे इसे समझ में आया ना सबको चलिए बताइए सबसे पहली चीज हमें क्या करना है यहाँ पे एक g बना लेना है यहाँ पे एक g डैश बना लेना है अब देखिए g के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ कोई भी इंटीजर लिख सकता हूँ तो मैं लेता हूँ a b ये हो गया हमारे लिए इंटीजर जब भी हम एडिशन लगाते हैं एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0 होता है सेम चीज Zn के अंदर क्या आ सकता है 1 2 3 4 कोई भी नंबर आ सकता है ऐसे आ सकते हैं तो जब मैं a की वैल्यू लूंगा a की मैपिंग का ऐसे आएंगी f ऑफ a से b की मैपिंग लूंगा तो क्या आएंगी f ऑफ b 0 की मैपिंग लूंगा तो आएगा f ऑफ 0 इसका आंसर क्या आएगा 0 क्योंकि अगर आप याद करें
तो एडिशन मॉड्यूलो n के लिए भी यहाँ पे एडिशन आ रहा है, तो इसके लिए भी आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। उम्मीद है यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होंगी। तो चलिए अब हम दो रैंडम एलिमेंट उठाते हैं। तो लेट a, b, ये मैंने दो रैंडम एलिमेंट उठा लिया, किससे, हमारे ग्रुप से उठा लिया। तो ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, इंटीजर्स आएंगे। मैंने उठा लिया यहाँ से दो एलिमेंट इंटीजर्स से उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बताइए मुझे क्या मिलेगा। तो जैसे ही मैं एफ ऑफ ए लिखूंगा तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएंगी, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। तो मैं इसे लिख देता हूँ R1 एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आएंगी, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, तो आ जाएगा R2। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं हर एक एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। कौन से फॉर्म में, डिविडेंड, किसे डिवाइड कर रहा हूं, ए को, इज इक्वल टू डिविजर, हर एक नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एन से। इसके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, तो आ गया Q1 प्लस इसके लिए कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, तो आ जाएगा R1 एंड बी आ जाएगा NQ2 प्लस R2 आ जाएगा, वेयर मेरा R1 भी 0 और n के बीच में। ये लिख लो वाली लाइन, ताकि आप बाद में देखो तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं हर नंबर को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वेयर मेरे जो दोनों रिमाइंडर है R1 और R2, इनकी वैल्यू कहाँ से आ सकती, 0 हो सकती या 0 से बड़ी हो सकती, लेकिन ये n से पक्के में छोटे होंगे। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई R1 एंड एफ ऑफ बी की वैल्यू आ गई मेरे पास R2। आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे निकाले समझाना सबको। चलिए बताइए अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एज ए एंड बी, ये क्या है, इंटीजर्स है। तो जब मैं इनका एडिशन लूंगा यानी a प्लस बी लगाऊंगा, तो वो भी किसके अंदर आएगा, इंटीजर के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे z क्या है, आपका ग्रुप है अंडर एडिशन है। अगर ये ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो बताओ एफ ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएंगी, एफ ऑफ ए प्लस बी निकालना है, आपको निकालना है। तो पहले मैं देख लेता हूं a प्लस बी की वैल्यू क्या आती है, तो आएगा एफ ऑफ ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है NQ1 प्लस R1, बी की वैल्यू क्या है NQ2 प्लस R2 है, यानी आ जाएगा एफ ऑफ, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको NQ1 प्लस NQ2, ये दोनों में देखो n आ रहा है, प्लस R1 प्लस R2 आ रहा है। ऐसा किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, किस तरीके से लिखे थे समझ में आपको। तो बताइए फंक्शन की वैल्यू किस तरीके से आएंगी, जैसे आप इसे फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे R1 प्लस R2 जो है, R1 प्लस R2 की वैल्यू n से बड़ी भी हो सकती है, अगर मैं बोल रहा हूँ 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, मैं दो नंबर ले रहा हूँ जो 1 से छोटे हैं, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही, x 1 से छोटा है, 1 से छोटा 0.9 भी होता है, 1 से छोटा 0.8 भी होता है, लेकिन अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये जो वैल्यू बनेगी ये इससे बड़ी भी बन सकती है ना, इनका एडिशन 1.7 आ सकता है जो 1 से बड़ा है। तो ये जो दो रिमाइंडर को जब आप ऐड करोगे तो ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ी भी आ सकती है। अगर बड़ी आ सकती है तो मैं अब ये R1 प्लस R2 इस नंबर को करूंगा कन्वर्ट किसी एक नए नंबर के फॉर्म में करूंगा। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता कि एफ ऑफ NQ1 प्लस NQ2 प्लस, अब मैं R1 प्लस R2 को लिख दूंगा NQ3 प्लस S, वेयर S की वैल्यू आ जाएंगी कितनी, जो आएंगी 0 से बड़ी या इक्वल बट लेस देन n। समझ में आया, R1 प्लस R2 ये भी क्या बना रहा है, एक नंबर बना रहा है। और मैं नंबर को, डिविडेंड को कैसा लिख सकता हूं, डिविजर मतलब n से डिवाइड कर रहा हूं, इनटू क्वोशिएंट ले लिया Q3 प्लस रिमाइंडर ले लिया S, लिख दिया इसे। आप चाहो तो ये भी मेंशन कर लो यहाँ पे ताकि आपको बाद में याद रहे।
हमने R1 प्लस R2 को लिया है NQ3 प्लस S लिया। तो देखो यहाँ पे ये भी मल्टीपल है n का, ये भी मल्टीपल है n का, ये भी मल्टीपल है n का, और हमने क्या बोला, फंक्शन लगाने के बाद आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। तो देयरफॉर f ऑफ a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएंगी, s। देयरफॉर f ऑफ a प्लस b की वैल्यू आ गई s, आ गई वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू s विच इज लेस देन n आएगा। अब ये दोनों का भी एडिशन देख लो, जी डैश पे अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडिशन मॉड्यूलो आना चाहिए। तो चलो अगर मैं f ऑफ a ना, अगर मैं लू f ऑफ a एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ f ऑफ b, क्योंकि अगर मुझे इसे होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, g पे लगाया तो आएगा f ऑफ a प्लस b। क्यों, क्योंकि यहाँ पे g के लिए क्या है, ऑपरेटर प्लस है। इसका आंसर राइट साइड में कौन सा ऑपरेटर आना चाहिए, जो हमारे राइट साइड का ऑपरेटर है, कौन सा, एडिशन मॉड्यूलो n, किसके बीच में, फंक्शन के बीच में, तो f ऑफ a f ऑफ b। अगर मैं ये प्रूफ कर पाया तो मेरा आंसर सही आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, f ऑफ a कितना है, f ऑफ a है मेरे पास R1, एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ f ऑफ b क्या है, R2। अच्छा बताओ, अगर मैं R1 और R2 के बीच में एडिशन मॉड्यूलो n लगाऊं, मतलब क्या होता, मैं R1 और R2 को करता हूं ऐड, फिर इन्हें डिवाइड करता हूं n से, और इनका जो भी रिमाइंडर आए मैं उसे लिखता हूं यहाँ पे। आप देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है, R1 प्लस R2 को लिखा है NQ3 प्लस S लिखा हुआ है, यानी जब भी मैं R1 प्लस R2 को डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, S मिलेगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, आएगा वेयर 0 इज लेस देन S विच इज लेस देन n। याद है क्यों, क्योंकि हमारे को पता है R1 प्लस R2 की वैल्यू है NQ3 प्लस S, है ऐसी वैल्यू, तो S क्या है उसके लिए, उसका रिमाइंडर है, याद है ना। इसका मतलब क्या है कि मैंने जब R1 प्लस R2 को डिवाइड किया किससे, n से, तो ऊपर क्वेश्चन मिला Q3 और नीचे मेरा रिमाइंडर आया S। और एडिशन मॉड्यूलो n में आप हमेशा किस पे फोकस करते हैं, रिमाइंडर पे। तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, S आ गई। तो आप देख रहे दोनों केसेस में इसका आंसर क्या आ रहा है, S आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या मिला, f ऑफ a प्लस b की वैल्यू मिली f ऑफ a एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ f ऑफ b, मिला ऐसा, यानी हमारा f क्या हो गया, दिस इंप्लाइज f इज होमोमॉर्फिज्म। ये वाले क्वेश्चन में अच्छा ज्यादा का दिमाग लग रहा है, तो प्लीज इसे एक बार थोड़ा अच्छे से देखिए, ताकि अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो भी आपको दिक्कत ना हो। अब याद रखना, अगर यहाँ पे वो फंक्शन को डिफाइन नहीं भी करता, किस तरीके से दिया हुआ है, तो हम क्या दिमाग लगाते, हमें z अंडर एडिशन से zn अंडर एडिशन मॉड्यूलो n पे जाना है। एडिशन मॉड्यूलो n पे आप कब जा सकते हैं, जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे n से और उसका क्या देखेंगे, रिमाइंडर देखेंगे। समझ में आ रहा है। तो अगर ये चीज आपको नहीं भी दी हुई है तो आप यहाँ पे खुद से डिफाइन किए रहते कि लेट f, ये g से g डैश आए, सच दैट f ऑफ x की वैल्यू क्या रहेंगी, रिमाइंडर रहेंगी। कब, जब आप x को डिवाइड करेंगे n से। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे जो ग्रुप से कौन से ग्रुप में जाना है ये भी देखना है। हमें g से जाना था g डैश में। g डैश क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट n नॉन नेगेटिव इंटीजर अंडर एडिशनल मॉड्यूलो n। तो आप देख रहे पूरा ये n के टर्म्स में, जब भी ऐसा जाना होना तो क्या करना, हमेशा फंक्शन को ऐसा डिफाइन करना कि फंक्शन की वैल्यू रहेंगी रिमाइंडर, जहां पे जब आप x को डिवाइड करेंगे n से, रहेगा पक्के में। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चाहे ये दिया हुआ हो चाहे ना दिया हुआ हो, आपको ये याद रखना है। याद रखेंगे पक्के में। तो बताओ, अगर मैं f ऑफ x की वैल्यू निकाल तो मुझे f ऑफ x का ऐसे इक्वल मिल जाएगा r से, मिलेगा, क्योंकि मैं हर एक नंबर को इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं। किस तरीके से, लेट यहां पे लिख लो x की वैल्यू रहेंगी किस तरीके से, डिविडेंड,
इज इक्वल टू डिविजर, किससे डिवाइड कर रहे हैं, n से, इंटू क्वोशंट, क्वोशंट क्या हो गया q, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसे डिनोट कर दिया आपने r से, जहां पे r की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी रहेंगी लेकिन n से छोटी रहेंगी, याद रहेगा पक्के में। तो मेरे f ऑफ x की वैल्यू क्या आएंगी, r आएगी फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू z, यानी आप कोई भी इंटीजर उठाओ सबके लिए ये चीज ट्रू रहेगी, याद रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप बताइए, आपने a और b क्या लिया, यहाँ पे इंटीजर लिए, दो इंटीजर उठाए, आर्बिट्ररी उठाए, तो मैं a को भी कोई भी इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, लिख सकता हूं ऐसा। तो मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज को इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे मेरा जो पहले केस में रिमाइंडर r1, दूसरे केस में रिमाइंडर है r2, ये चीज आपको याद रखना है, जो रिमाइंडर आता है वो हम हमेशा नॉन नेगेटिव लेते हैं, तो r1 r2 दोनों 0 से बड़ा रहेंगे या इक्वल रहेंगे लेकिन लेस देन n रहेंगे, जो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा वो नंबर छोटा होता है। तो बताओ, जब मैं f ऑफ a लगाऊंगा तो इसका आंसर क्या आएगा r1, f ऑफ b लगाऊंगा तो इसका आंसर क्या आएगा r2, क्योंकि हमें हमेशा f ऑफ x को क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है, जब आप x को डिवाइड करेंगे n से, तो जब मैं a को डिवाइड करूंगा n से तो रिमाइंडर क्या आएगा r1, जब मैं b को डिवाइड करूंगा n से तो रिमाइंडर क्या आएगा r2 आएगा। f ऑफ a f ऑफ b कैसे निकाले समझा, a और b दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है, तो इनका एडिशन भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो चलो इस इंटीजर पे लगाता हूं मैं फंक्शन, f ऑफ a प्लस b की वैल्यू क्या आएंगी, f ऑफ a प्लस f ऑफ b, a कैसा लिखा मैंने n q1 प्लस r1, b कैसा लिखा n q2 प्लस r2, सेम फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जहां पे r1 और r2 रहेंगे रिमाइंडर, कब, जब मैं a को डिवाइड करूंगा n से, b को डिवाइड करूंगा n से, याद रहेगा पक्के में। तो बताइए यहाँ पे आपको क्या मिला, आपको मिला f ऑफ, इस पे देखो ये दोनों वैल्यू ऐड हो रही है, तो इस पे भी n है, इस पे भी n है, तो एक साथ ला लो, और यहाँ पे बचा r1 प्लस r2, r1 r2 क्या है, रिमाइंडर है, अकेले में वो n से छोटे हैं, है ना, अकेले में वो n से कैसे हैं, छोटे, r1 भी n से छोटा है, r2 भी n से छोटा है, बस इसका ये मतलब नहीं होता कि इनका एडिशन भी n से छोटा हो, एडिशन n से छोटा भी हो सकता है, एडिशन n से बड़ा भी हो सकता है। तो हर एक केस कवर करने के लिए हमने क्या कर लिया, हमने r1 प्लस r2 ये नंबर को भी तोड़ दिया, किस तरीके से, मैंने r1 प्लस r2 को लिख दिया, क्या लिख दिया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जहां पे s से मैंने क्या दिखा दिया, अब नया रिमाइंडर दिखा दिया, तो ये रिमाइंडर कैसा रहेगा, नॉन नेगेटिव, तो 0 रह सकता है, 0 से बड़ा रह सकता है लेकिन n से छोटा रहेगा। अब देखो इन सब में n है, मतलब मैं चाहूँ तो इसे ऐसा लिख सकता हूँ, f ऑफ n इंटू q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस s, तो ये तीनों नंबर n से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब मेरा रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, s आएगा। अब ये इस फॉर्म में हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो ये तीनों वैल्यू मिलके क्या दे रहे, क्वोशंट दे रहे। तो मुझे पता है फंक्शन की वैल्यू कैसे इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से, तो इसका आंसर कैसे इक्वल आ जाएगा, s से आ गया। तो ये मुझे मिल गया f ऑफ a प्लस b की वैल्यू मिल गया। अब मुझे निकालना है राइट हैंड साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड में क्या है, मुझे फंक्शन दिया हुआ है एडिशन मॉड्यूलो n, तो मैं ले लूंगा f ऑफ a एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ f ऑफ b, तो आएगा r1 एडिशन मॉड्यूलो n ऑफ r2, मतलब r1 और r2 को ऐड करो और फिर डिवाइड बाय n करो, जो भी रिमाइंडर आएगा। तो जब मैं r1 प्लस r2 को डिवाइड करूंगा n से, तो जो भी रिमाइंडर आएगा, मैंने r1 प्लस r2 को क्या लिखा हूं, nq3 प्लस s लिखा हूं, यहाँ पे r1 प्लस r2 को क्या लिखा हूं, nq3 प्लस s लिखा हूं। तो जब मैं r1 प्लस r2 को डिवाइड करूंगा n से, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, s, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। दोनों का राइट हैंड साइड सेम यानी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा फॉर एवरी a, b बिलोंगिंग टू z। आप चाहते हैं यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते, सिंस a एंड b आर आर्बिट्ररी, हेंस फॉर एवरी a, b बिलोंग टू z, ये चीज ट्रू
रहेंगी तो एफ हो जाएगा आपके लिए होमोमॉर्फिज्म। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कैसे सॉल्व किया समझा। अब हमें प्रूव करना है कर्नल की वैल्यू, सॉरी फाइंड आउट करना है कर्नल एफ की वैल्यू। कर्नल एफ क्या रहता है, कर्नल एफ के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जिनका मैपिंग जब आप लेंगे तो वो जाता है सीधा सीधा आइडेंटिटी एलिमेंट में। और एडिशन मॉड्यूलो एन के लिए एडिशन बोल रहा है, तो एडिशन के लिए क्या रहता है, हमेशा आपके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 रहता है। तो चलो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, लेट एक्स, ये एक एलिमेंट हो मेरा जो बिलोंग करेगा किसको, कर्नल एफ को करेगा। तो मैंने एक एलिमेंट एक्स ले लिया जो बिलोंग कर रहा है कर्नल एफ को, वेयर एक्स को मैं लिख देता हूं एन क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू क्या रहेंगी, आर इज रिमाइंडर, तो वो आएगा एन से छोटा बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब x अगर एलिमेंट है कर्नल f का, मतलब जैसे ही मैं मैपिंग लगाऊंगा x पे तो मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g डैश, दैट इज किसका आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ zn अंडर एडिशन मॉड्यूलो n आएगा। और zn एडिशन मॉड्यूलो n के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो एडिशन आ रहा है तो 0, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो 0 आएगा पक्के में। तो बताइए यहां से आपको क्या मिला, f ऑफ x की वैल्यू आ गई 0। f ऑफ x क्या रहता, f ऑफ x का मतलब होता है आप लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर, जहां पे x डिवाइड करेंगे आप n से, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जब मैं x को डिवाइड करूंगा n से तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, r। तो दिस इंप्लाइज r की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0। मतलब मेरे कर्नल के अंदर हर वो x आएगा जिसके लिए रिमाइंडर कितना है, 0। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एन क्यू प्लस 0, यानी x की वैल्यू आ जाएंगी एन क्यू। आ रहा है। अब q यहाँ पे क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो आप देखो हमारा जब यहाँ पे एडिशन वाला लग रहा है, लेफ्ट साइड में ऑपरेटर क्या लग रहा है, एडिशन, तो यहाँ पे आ रहा है n टाइम्स q। अगर आपको याद हो जब भी हम मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेटर लगाते थे तो यही चीज आता था, n का पावर q आता था, n का पावर q आ रहा है, क्या बनता था, साइक्लिक बनता था। तो आप लिखेंगे देयरफॉर कर्नल f इज जनरेटेड बाय n। क्यू आ रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि क्यू क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। तो आप लिखेंगे, चाहो तो मैं आपको यहाँ पे एक लाइन लिखा देता हूं, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कर्नल एफ इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। समझ में आया, तो ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है n का। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जैसे जब आप मल्टीप्लीकेशन वाले के लिए साइक्लिक ग्रुप लिखते थे तो आप लिखते थे इंटीग्रल पावर ऑफ n, ये चीज याद है ना। और जब भी हम एडिशन करते हैं तो ये जो पावर रहता है वो सामने लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। अरे समझ रहा है, जैसे ये ग्रुप है आपके पास 2 4 6 8 और ये मुझे दिया हुआ है, ये ग्रुप है अंडर एडिशन। देखो मैं इसको हर एक को जनरेट कर सकता हूं, मैं 2 को लिख सकता हूं 2, 4 को लिख सकता हूं 2 + 2, 6 को लिख सकता हूं 2 + 2 + 2, 8 को लिख सकता हूं 2 + 2 + 2 प्लस, यानी आ गया 2 × 2, ये आ गया 3 × 2, ये आ गया 4 × 2। आ रहा है पक्के में, तो आपको समझ में आ रहा है ना, आप हर एक एलिमेंट को 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। समझ में आया, तो एवरी एलिमेंट ऑफ कर्नल एफ कैन बी एक्सप्रेस एज एन इंटीग्रल मल्टीपल, लिख लो इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, अच्छा ऐसा लिख दो, कैन बी एक्सप्रेस्ड as an integral multiple of n, therefore kernel f is generated by n। तो therefore kernel f के अंदर क्या आएंगे,
कर्नल एफ के अंदर आएंगे n के मल्टीपल्स, तो इज जनरेटेड बाय n। ये रहेगा मेरे लिए मेरा फाइनल आंसर। इजी है, समझा सबको? तो कर्नल एफ के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका मैपिंग जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट में, और आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन मॉड्यूलो n के लिए क्या होता है? 0। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएंगे? आपको यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो बनता है रिमाइंडर। एफ ऑफ एक्स के लिए रिमाइंडर क्या बनेगा? r, तो r की वैल्यू आ गई 0, r की जगह 0 रखो तो x की वैल्यू आ जाएंगी n3, मतलब x को आप लिख सकते हैं n3, मतलब आप x को लिख सकते हैं n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n, कितने टाइम्स? q टाइम्स लिख सकते हैं ऐसा। और क्योंकि आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, मतलब x जो है वो जनरेट हो रहा है किससे? n से, और x कैसा था? एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था। तो आप कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट निकाल रहे हैं कर्नल का, तो आप उसे एक्सप्रेस कर पा रहे किसके टर्म्स में? n के टर्म्स में। तो एवरी एलिमेंट ऑफ कर्नल f कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, देयरफॉर कर्नल f इज जनरेटेड बाय n। ये चीज याद रखना, जब भी एडिशन ऑपरेशन लगता है तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जब भी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन लगता है, याद है ना, ये अगर लगता था q टाइम्स तो हम इसे लिख देते हैं n का पावर q, यानी इंटीग्रल पावर ऑफ n लगता है। आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजीली सॉल्व कर लिया इसे, तो हमें कर्नल f मिल गया, एक साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं हमारे आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। प्रूव that the mapping f from set of real number addition to set of real number under addition such that f of x is greatest integer x is not होमोमॉर्फिज्म। आपको दिखाना ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है। होमोमॉर्फिज्म नहीं है ये दिखाना सबसे आसान है। होमोमॉर्फिज्म कब होता है ये? अब देखो दोनों जगह पे एडिशन होता है, मतलब यहाँ पे g से g में ही लग रहा है, मैं लेकिन g डैश से दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन है ऐसा, इनमें मैपिंग लगा रहा है वो f लगा रहा है। अब मुझे यहाँ पे भी एडिशन लगाना है, तो अगर मैं यहाँ से एलिमेंट लेता हूँ a और b, तो आएगा f ऑफ a प्लस b। अगर ये इक्वल आ जाए, यहाँ पे क्या है ऑपरेशन? प्लस, ये अगर इक्वल आ जाए f ऑफ a प्लस f ऑफ b से, तो ये क्या हो जाएगा? होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो अगर मैं कोई ऐसे a और b दिखा दूं जिनके लिए ये चीज ट्रू नहीं है, तो मैं बोल दूंगा भाई ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए रहना जरूरी रहता है ऐसा। याद रहेगा पक्के में? तो चलिए अब हम दो एलिमेंट लेंगे। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। याद है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हम लेते हैं 0। कब? जब आपकी x की वैल्यू आ रही है 0 से 1 के बीच में। इसकी वैल्यू आती है 1 कब? जब आपकी x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में। इसकी वैल्यू आती है 2 कब? जब 2 इज लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन 3। मतलब अगर 2.999 भी है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? आएगा पक्के में? याद है, अगर यहाँ पे आपको 0.5359 दिया हुआ है तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 0। 0.9999999 भी दिया हुआ है तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में पढ़े, अभी से तो डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दो ऐसे नंबर लेंगे जिनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाए। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, हियर मेरे पास f दिया हुआ है मैपिंग सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन से सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन में, किस तरीके से कि सच दैट f ऑफ x की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ले लेंगे। अब मैं दो एलिमेंट लेता हूं, तो चलो मैं एक ले लेता हूं, लेट एक एलिमेंट हो जाए 1/2, बी एक एलिमेंट हो जाए 3/2। ठीक है, आप ऐसा कोई भी एलिमेंट ले लेना जिनका एडिशन कुछ अलग चेंज ला सके। तो बताओ, अगर मैं यहां पे लगाऊंगा f ऑफ a की वैल्यू तो क्या हो जाएगा?
एफ ऑफ 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता, 0.5 हो जाता, यानी आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.5। 0.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0, है ना। आपको पॉइंट के पहले वाली वैल्यू देखना है पॉजिटिव में जब भी रहे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके लिए, 0। सिमिलरली अगर मैं एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाल तो क्या आएगा, एफ ऑफ 3/2। 3/2 कितना होता, 1.5। तो आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5। पॉजिटिव नंबर के लिए आपको सिर्फ क्या देखना है, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू क्या है, 1। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, 1। तो मेरे को एफ ऑफ ए मिल गया, एफ ऑफ बी मिल गया। ये दोनों के दोनों ए और बी ये क्या है, रियल नंबर्स है तो इनका एडिशन भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। देयरफॉर ए प्लस बी की वैल्यू देखो, पहले मैं यहाँ पे अब निकाल लेता हूँ, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकाल लिए तो एफ ऑफ ए प्लस बी भी निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएंगे, एफ ऑफ ए 0, एफ ऑफ बी है 1, 0 + 1 आ जाएंगी 1। तो देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी मुझे मिल गया 1, मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हम देखेंगे ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएंगी। ए प्लस बी कितना आएगा, ए प्लस बी आ जाएगा मेरे पास, ए लिया हूं 1/2, बी लिया हूं 3/2। 1/2 + 3/2 कितना होगा, 4/2। 4/2 कितना होता है, 2, और 2 भी क्या है, एक रियल नंबर है तो ए प्लस बी भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो चलो मैं निकालता हूं एफ ऑफ ए प्लस बी। तो आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू 2। क्या है फंक्शन यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे तो पॉइंट के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, यानी 2.0 होगा। तो 2.0 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 2 होता है। तो आप एक तरीके से ऐसा याद रख सकते हैं कि अगर आपको पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखने के लिए आप पॉइंट के बाद के पूरे डिजिट्स को गायब कर देते, जैसे 1.9935। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 1। यानी पॉजिटिव नंबर्स के लिए पॉइंट के बाद के पूरे नंबर हो जाते हैं गायब। तो यहाँ पे तो 2 के बाद कुछ नंबर ही नहीं है, तो 2.00 रहा होगा, तो वो गायब भी करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। तो मैं कह सकता है क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या मिला, एफ ऑफ ए प्लस बी, इसकी वैल्यू आई 2। तो ये इक्वल नहीं है किससे, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी से, वेयर ए और बी तो मैंने लिया था रियल नंबर से। तो हर एक रियल नंबर के लिए ये ट्रू आ रहा है क्या आपका, नहीं आ रहा। ये इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो देयरफॉर एफ इज नॉट होमोमॉर्फिज्म। उम्मीद है समझाऊंगा। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।